हेलो एवरीवन, आई एम संदीप विद टीम लीगल एज। आज है 26 ऑफ द मार्च और हम लोग करने जा रहे हैं द हिंदू का एनालिसिस। शायद ये लेक्चर 10 पे नहीं आ पाए, कुछ टेक्निकल ग्लिच होने का, बट ठीक है। हम लोग करेंगे अभी सारे जितनी करंट न्यूज हैं उनको एनालाइज करेंगे, एक करके न्यूज देखेंगे। हाँ, इस लेक्चर में आपको शायद याद रखना कि क्या नोट करना है क्या नहीं करना। मैं उसका बाई फर्गेसन हमेशा करता हुआ चलता हूँ। तो बस आज हम पहले ये देखेंगे कि कौन कौन सी न्यूज हम लोग को आज पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट होंगे। कुछ ऐसी न्यूज होंगी जस्ट लाइक अजय की, ठीक है सुनने में तो बहुत मजा आएगा लेकिन एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। तो पहली न्यूज हम लोग आज पढ़ने वाले हैं यहाँ पर हाई कोर्ट जजेस के बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में। आपने वो मैटर सुना होगा जिसमें नोट जला दिए गए थे। उन जो नोट जलाए गए थे उससे पूरा न्यूज में आ गया था हाई कोर्ट जजेस। कुछ लोग कमेंट करते कि सर बताओ कि वहां पे एक कॉलेजियम बैठाया गया और जो कॉलेजियम बैठाया गया था वो हटा नहीं, तो कॉलेजियम तो सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए बैठाया जाता है। तो इन सबको हम लोग क्या करेंगे, एक बार देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जजों को हटाने और अपॉइंट करने के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं और कॉलेजियम कहां पर बैठता है, कॉलेजियम होता क्या है, ये भी देख लेंगे। नाउ, रसिया यूक्रेन वॉर में ब्लैक सी को ओपन कर दिया गया है। ब्लैक सी से अब कंप्लीटली ट्रेड हो सकता है। दोनों ने एक प्रॉमिस कर लिया है कि हम लोग एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे। तो ब्लैक सी के बारे में देख लेंगे, थोड़ा सा रशिया यूक्रेन वॉर को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ना कॉलेजम जो मैंने पढ़ाया कि कॉलेजम को मैं पूरा पढ़ाऊंगा ना। उसके बाद दिल्ली में बजट आया है। दिल्ली बजट आया तो ऐसे तो बहुत सारी स्टेट का बजट आता है। तो दिल्ली बजट क्यों इंपॉर्टेंट है और दिल्ली में हुए थे इलेक्शन, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। नाउ आना, इसी दिल्ली बजट में एक स्पेशल अलॉटमेंट किया गया है बजट का जो कि यमुना रिवर के क्लीन करने से रिलेट करता है। तो हम देख लेंगे यमुना रिवर क्लीन क्या है। इसके पहले एक प्रोग्राम आया था नमामि गंगे, तो उस नमामि गंगे को भी हम लोग देखते हुए आगे बढ़ जाएंगे ना। उसके बाद आएगा यहाँ पे कुणाल कामरा केस। एक्चुअली में देखा जाए तो बस ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है बहुत, कुणाल कामरा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट हो सकती है उनको देखेंगे, ज्यादा तो नहीं बट हाँ एक समराइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। नाउ कर चाहती हूँ फिर से न्यूज में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग हो रही, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट में उसकी हियरिंग होने वाली है। तो हम लोग एक कच्चा तीव के बारे में थोड़ी बहुत देख लेंगे। पिछले साल सेम टाइम में काफी न्यूज में रहा करता था। नाउ टर्की प्रोटेस्ट, टर्की में अभी एक 1100 लोग को लगभग जेल में बंद कर दिया गया है। लगभग 10,000 लोग सड़कों में आ चुके हैं इस्तांबुल में। इस्तांबुल कैपिटल नहीं है, अंकारा कैपिटल है, बट सबसे इंपॉर्टेंट सिटी वहां की इस्तांबुल है। जहां पे आपको पता है जो वहां के इस समय प्रेसिडेंट अर्दोगान है वो वहीं से अपनी जो जीत है दर्ज किया करते थे। तो वहां पर इतने बड़ा प्रोटेस्ट होना, अपोजिशन लीडर को जेल में डालना, बहुत सारी न्यूज उनको हम लोग देखेंगे। तो इसी इसी के साथ मैं पहली न्यूज स्टार्ट करता हूं आपकी, जो हाई कोर्ट जजेस से बिलोंग करती है। आओ देखते हैं हाई कोर्ट जजेस के बारे में। तो पहला हुआ क्या है, शायद आपको ये वाली न्यूज लगातार इतने सारा वायरल हो रहा है कि आपने जरूर देखी होंगी कि हुआ क्या था। 14 मार्च के दिन, होली के दिन, एक जज के घर में लग गई थी आग। आग लगने के बाद वहां पर फायर ब्रिगेड पहुंचती है। जैसे फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंची, उनने बुझाया आग को और उनके घर में वो तो थे नहीं, वो तो बाहर चले गए थे। तो उनके घर में चेक किया गया, चेक करने पर पता चला कि बहुत सारे नोट जले पड़े हैं। पूरे नोट को देखा गया तो अप्रॉक्स 15 करोड़, 15 करोड़ के आसपास रुपए थे। अब एक जज के घर में 15 करोड़ रुपए का पाया जाना, आई थिंक एक क्वेश्चन तो बनाता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम बनाई गई 3 जजेस की। और उन कॉलेजियम ने इनको पनिशमेंट दी कि आपका ट्रांसफर कर दिया था दिल्ली से, ट्रांसफर करके आपको यूपी उत्तर प्रदेश भेज दिया था। और उत्तर प्रदेश ही उनका एक्चुअली होम टाउन था, मतलब जो उनका रेजिडेंस था। तो वहां पर इनको क्या कर दिया गया, भेज दिया गया। आई थिंक ये पनिशमेंट अच्छी पनिशमेंट हो सकती थी उनके लिए। तो बस हमें उसमें ज्यादा नहीं जाना, उस कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना कि क्या सही था क्या गलत था। बस हमें ये देखना कि वो कॉलेजियम कैसे बनी, अगर इनको हटाया जाना चाहिए तो हटाए जाने की प्रोसेस क्या होगी। तो सुनना, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं यहाँ पर कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जजेस जो होते हैं कुछ ऐसे होंगे। शायद आपको पता होगी सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी होगी। एक ब्लैंक पेज होगा तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, है ना। ब्लैंक पेज ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट होगा जरूर, है ना। लेट्स सी। हाँ ठीक है, चलो है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट के बाद सबसे बड़ी कोर्ट, उसके बाद उसके नीचे हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट के नीचे आएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एंड देन सेशन कोर्ट। हमें वहां तक नहीं जाना। मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजेस की जो काउंटिंग होती है, संख्या होती है, वो 1+33 होती है। 33 जजेस होते हैं और एक सीजीआई होता है।
आप जान के हैरान रहोगे कि आज तक सीजीआई को हटाने की प्रोसेस हमारी गवर्नमेंट को भी नहीं पता कि सीजीआई को हटाते कैसे। जजेस के हटाने की प्रोसेस तो पता है, शायद आप लोग जिसे इम्पीचमेंट कहते हैं, मैं इम्पीचमेंट वर्ड नहीं यूज करूंगा क्योंकि इम्पीचमेंट वर्ड जो केवल प्रेसिडेंट के लिए यूज करते हैं, बट इम्पीचमेंट वर्ड इम्पीचमेंट की तरह ही इनको हटाया जाता है। तो क्या कभी जजेस को हटाने की प्रोसेस आई है? तो हाँ, अब तक हमारे भारत में इन जजों को, 3 जजेस को हटाने के लिए प्रोसेस आई है। 3 जजेस को हटाने की प्रक्रिया को स्टार्ट किया गया है, बट क्या कंप्लीट हो पाई है? नहीं। आज तक कभी भी किसी कोर्ट को हटाने, रिमूवल के प्रोसेस को कंप्लीट नहीं किया जा सका। 2 जज ऐसे थे जो लगभग उन पे इम्पीचमेंट इम्पोज हो जाता, लेकिन बीच में वो रिजाइन देके वापस चले गए, तो मतलब उनका रेजिग्नेशन खुद ही दे दिया गया था। बस कुछ ऐसा हुआ था ना। हाई कोर्ट जजेस को रिमूवल प्रोसेस बिल्कुल सेम होगी जैसे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को हटाने की यहाँ पर प्रोसेस आती है, ठीक है ना। नाउ आता है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हमें मतलब नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो हमें इसका देख लेना चाहिए रिमूवल, और इसको देख लेना चाहिए कि इनको अपॉइंट कैसे करते हैं। तो पहले मैं आता हूँ हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट। जैसे अपॉइंटमेंट अगर मैं बात करूंगा तो अपॉइंटमेंट के लिए आपको पता होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 इस बात की बात करेगा। आर्टिकल 124 का 4 ज्यादा अच्छा रहेगा। आर्टिकल 124 का 4 इसकी बात करेगा कि कैसे हम जजेस को अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के। प्लीज मैं इनकी बात कर रहा हूँ, सीजीआई की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे करके आर्टिकल 120 का 4 इसकी बात करेगा। इसमें लिखा होगा कि अभी कैसे अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो कहा जाता है कॉलेजियम से। अब कॉलेजियम क्या होता है? कॉलेजियम से इनको अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो कॉलेजियम सिस्टम से इनको अपॉइंट किया जाता है। तो कहा गया कि कॉलेजियम कब आया था, तो 1993 में इस कॉलेजियम को लाया गया था, और 1993 में आया था सेकंड जजेस केस। तो सेकंड जजेस केस से इसको लाया गया था कॉलेजियम को। और इस कॉलेजियम में लिखा गया था कि कितने, 3 सीनियर मोस्ट जज, 3 में से 1 तो सीजीआई हो जाएंगे, 2 अदर जज होंगे। 3 सीनियर मोस्ट जज जो होंगे, 3 सीनियर जज जो होंगे, वो क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट के लिए एक नेम को रिकमेंड करेंगे, और प्रेसिडेंट क्या कर देगा, यहाँ पर सिग्नेचर कर देगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जज ही जज का अपॉइंटमेंट करते हैं। जज ही जज का मतलब 3 जज जो थे, सीनियर जज जज जिसमें से सीजीआई भी थे, चीफ जस्टिस भी थे, और वो मिलकर प्रेसिडेंट को एक नेम देंगे, प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर देंगे। आपको सब प्रेसिडेंट के पावर, पास क्या पावर थी, यहाँ पर कोई पावर नहीं थी, केवल सिग्नेचर करने के अलावा। नाउ आया कॉलेजियम के बाद, फिर से इस कॉलेजियम को एक्सपेंड किया था 1998 में, और 1998 में आता है यहाँ पर थर्ड जजेस केस। 1998 में आता है यहाँ पर थर्ड जजेस केस। और जो थर्ड जजेस केस आएगा, उस थर्ड जजेस केस में देखो क्या होगा। तो थर्ड जजेस केस में कहा गया कि यहाँ पर इस कॉलेजियम को एक्सपेंड किया गया, 3 जज की जगह अब यहाँ पर 5 जज कर दिए गए। प्लीज याद रखना इसमें सीजीआई इंक्लूड है। तो 5 जजों का एक कॉलेजियम बनेगा, कॉलेजियम मतलब ग्रुप ऑफ द जजेस, जब वो बनेगा, और वो नेम जो रिकमेंड करेंगे वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। और प्रेसिडेंट के पास एक ब्यूटीफुल सी पावर आएगी, क्या, कि वो उसमें सिग्नेचर कर दे। अगर सिग्नेचर कर दिया तो उनका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। आपको सर रिजेक्ट करने का दिल किया तो हाँ, अपनी खुशी के लिए एक बार ये रिजेक्ट कर सकते थे। अगर दोबारा वही नेम इन्होंने भेज दिया तो मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, इन्हें सिग्नेचर करना पड़ेगा। इस समय इंडिया के प्रेसिडेंट हुआ करते थे के आर नारायण साहब। और याद रखना, के आर नारायण साहब इसमें प्रेसिडेंट हुआ करते। यही 2022 का जो क्लैट का एग्जाम हुआ था, यही क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया के फर्स्ट एससी जज कौन थे। तो एससी एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, जज के आर नारायण हुआ करते थे। तो यहाँ पे सेकंड जजेस केस आया। सेकंड जजेस केस के बाद आए 2014 में मोदी गवर्नमेंट आती। मोदी गवर्नमेंट ने इस पूरे रूल को बदलना चाहा कि जज ही जज का अपॉइंटमेंट क्यों करे। तो यहीं से कहा गया, एक नया अमेंडमेंट लाया गया, 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। जो 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को हम लोग आज बोलते हैं एनजैक, बोलते हैं नेशनल जुडिशरी फॉर अपॉइंटमेंट कमीशन। और इस नेशनल जुडिशरी फॉर अपॉइंटमेंट कमीशन में कहा गया कि 6 मेंबर की बॉडी बनाई जाएगी, और 6 मेंबर की बॉडी बनाई जाएगी। इन 6 मेंबर में 3 मेंबर जो होंगे वो पार्लियामेंट से होंगे, और 3 मेंबर जो होंगे, 3 मेंबर पार्लियामेंट से होंगे, और 3 मेंबर जुडिशरी से होंगे। और ये तीनों, ये इनमें से 6/4 से, मतलब 6 में से 4 लोग जिस नेम को रिकमेंड करेंगे, वो नेम किसके पास चला जाएगा, तो वो नेम चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट कर देगा यहाँ पर सिग्नेचर। कुछ इस तरह से अपॉइंट किया जाएगा, इस तरह से यहाँ पर जज का अपॉइंट किया जाएगा। मैं सीजीआई की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह से जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। कुछ ऐसा कहा गया कि एनजक। बट एक बात बताओ, क्या यहाँ पर एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है क्या? एक आर्टिकल है जो कहता है कि जो पार्लियामेंट और जुडिशरी दोनों अलग होंगे, दोनों एक दूसरे पर इंटरफेयर नहीं कर सकती। और यहाँ पर 3 मेंबर
जजेस के अपॉइंटमेंट में इंटरफेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2015 में एक बेंच बैठाई गई जिसे जस्टिस कहर की बेंच कहा गया। उस जस्टिस कहर की बेंच में कहर बरपाया गया और एनजेक को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया। तो एनजेक जो हो गया वो कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया, एनजेक को खत्म कर दिया गया। राइट, समझ में आ गई बात ना। तो एनजेक खत्म, तो फिर अब क्या चल रहा है, तो उस समय से फिर से आज जो एप्लीकेबल है वो जो थर्ड जजेस केस है 1919 में, इस तरह से यहाँ पर जजेस को अपॉइंट किया जा रहा है। तो होपफुली अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट के जज की आपको पता चल गई होगी। फिर आते हैं हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। आओ बात करते हैं हाई कोर्ट जजेस की। ये इतनी आसानी से चीजें, मतलब आसानी से क्या मतलब दिखती नहीं है, फ्रिक्वेंटली नहीं पढ़ाई जाती। तो यहाँ पे याद रखना, पहले 3 जजेस का कॉलेजियम बनेगा और 3 जजेस का कॉलेजियम बनेगा जो हाई कोर्ट के जज होंगे। 3 जजेस का कॉलेजियम बनेगा जो हाई कोर्ट के जज होंगे, जिसमें से एक वहां का हेड, मतलब जिसे मैं इनडायरेक्टली सीजीआई कर दूं कि जो स्टेट के जो हेड जज होंगे वो भी होंगे। तो मतलब 3+3 में 2+1 का स्ट्रक्चर बनेगा। और इनमें से जो नाम रिकमेंड किया जाएगा, जो नाम रिकमेंड किया जाएगा वो नेम चला जाएगा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास। और सुप्रीम कोर्ट भी 3 जजों की कॉलेजियम बनाएगा। और 3 जजेस की कॉलेजियम में फिर से अब कौन होगा यहाँ पर, 3 जजेस की कॉलेजियम बनाई जाएगी, 3 जजेस की कॉलेजियम बनाई जाएगी। और 3 जजों में अब कौन होगा, तो एक तो सीजीआई होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे। और वो क्या करेंगे, इस नेम को रिकमेंड कर देंगे प्रेसिडेंट के पास। और जो नाम रिकमेंड किया जाएगा वही क्या बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ का यहाँ के हाई कोर्ट के जज बन जाएगा। तो हाई कोर्ट के जज बनने के लिए दोनों यहाँ पर, दोनों की कॉलेजियम बनाई जाती है, इन दोनों की। तो ये बात समझ में आ गई। जब हम लोग बात कर रहे थे कि अभी कॉलेजियम बनाई गई थी जो ट्रांसफर करने का काम कर रही थी जज का, जो जिन जज के घर में पैसे आए थे, तो वो कॉलेजियम यहीं से बनाई गई थी। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी इनके अपॉइंटमेंट के बारे में। सेम अगर रिमूवल की बात करूं तो मेरे समझ से ये अपॉइंटमेंट की बात आपको समझ में आ गई हो। मैं आता हूं थोड़े से रिमूवल में। जब रिमूवल देखेंगे तो सिमिलर कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आर्टिकल, सेम आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल की बात करता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल की बात करता है तो रिमूवल कैसे होगा, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जरा देख लेना। सुप्रीम कोर्ट का क्या सेम चीज हाई कोर्ट में एप्लीकेबल होती है? हाँ, सेम चीज हाई कोर्ट में यहाँ पर एप्लीकेबल होती है। तो मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल का प्रोसेस बिल्कुल सेम हो जाता है। तो मैंने कहा आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट की बात करता है रिमूवल की। बस दोनों हाउसेस में 2/3 की मेजोरिटी से प्रूव कर दिया जाए, दोनों हाउसेस में 2/3 की मेजोरिटी से प्रूव कर दिया जाए। लेकिन अब यहाँ पे आया कि इसको स्टार्ट करने के लोकसभा में एटलीस्ट 100 मेंबर चाहिए और राज्यसभा में एटलीस्ट 50 मेंबर चाहिए। अगर लोकसभा में इस प्रोसेस को स्टार्ट करना तो 100 मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट की अनुमति चाहिए होगी, यहाँ पर परमिशन चाहिए होगी, और परमिशन के बाद ये लोकसभा में स्टार्ट कर दिया जाएगा। फिर यही बात कहाँ पे चली जाएगी, राज्यसभा में। अगर वहां पे लोकसभा में 2/3 से पास हुआ, राज्यसभा में चला जाएगा, और राज्यसभा में 2/3 से पास हो गया तो रिमूव कर दिया जाएगा उस जज को। बट अगर ये प्रोसेस स्टार्ट होती है राज्यसभा से, तो 50 जो जजेस होंगे यहाँ पर, 50 यहाँ पर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होंगे, ना कि जजेस। 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे राज्यसभा से, वो इस नेम को रिकमेंड करेंगे कि इनको हटाना है। 2/3 अगर वहां पर पास कर दिया जाएगा तो बात चली जाएगी लोकसभा में, वहां से 2/3 से पास कर दिया जाएगा तो रिमूव कर दिया जाएगा यहाँ पे किसको, जज को। तो जज को हटाने की प्रोसेस यहाँ पर लिखी है। ये बात मैं सुप्रीम कोर्ट की अभी तक कर रहा था। मैं कह रहा हूँ कि सिमिलर प्रोसेस किसके लिए होती है, हाई कोर्ट के लिए होती है। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के रिमूवल की जो प्रोसेस होती है लगभग क्या पूरी ही क्या होती है यहाँ पर सेम होती है। इतनी बात को आप लोग यहाँ पर याद रखना। तो बस कुछ ऐसा होता है यहाँ पर। प्लीज जो मैंने हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के बारे में बताई वो यहाँ पर लिखी है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो इसको, कि हाई कोर्ट के जज को कैसे यहाँ पर, हाई कोर्ट के जज को कैसे यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। प्लीज आज आज तक देखो तो कितने जजों पे यहाँ पर जजेस पे रिमूवल प्रोसेस आया है। तो मैंने कहा पहले 1991 नहीं लिखा हुआ, लिख लेना कहीं था ना, 1991 पे यहाँ पर रामास्वामी, जस्टिस रामास्वामी पर यह प्रोसेस स्टार्ट की गई थी। तो जस्टिस रामास्वामी पे जब ये प्रोसेस स्टार्ट की गई थी तो सबसे पहले लोकसभा से प्रोसेस स्टार्ट की गई। बट प्रॉब्लम क्या हुई, लोकसभा ही डिजॉल्व हो गई। डिजॉल्व होने का मतलब कि बीच में इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गया। जैसे लोकसभा डिजॉल्व होगी तो दोबारा इसका पास होना जरूरी होगा लोकसभा से। तो मतलब इतनी बातें आप याद रखेंगे कि अगर एक बार लोकसभा डिजॉल्व हो जाती है ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो दोबारा उस प्रोसेस को रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो रीस्टार्ट प्रोसेस करने में इनका इम्पीचमेंट नहीं हो पाएगा ना। दूसरा यार आपने बहुत नाम सुना होगा कि दिनकरन का, 2011 की बात है ना, इनके साथ भी कुछ ऐसा प्रोसेस हुआ था लेकिन इन्होंने खुद ही रिजाइन कर दिया था। सेम यहाँ पे सौमित्र सेन बहुत फेमस हुए थे, तो इनने भी क्या किया था, अपना रिजाइन कर दिया था।
तो इन दोनों ने यहाँ पर रिजाइन कर दिया था प्रोसेस स्टार्ट होने पर। आपको सर रिजाइन करने से इनको फायदा क्या हुआ? तो कहते हैं अगर रिमूव किया था तो इनकी बाद वाली मिलने वाली सैलरी वैली सब खत्म कर दी जाती, लेकिन रिजाइन करने के बाद ऐसी चीज नहीं होती, इनकी सैलरी कंटिन्यू रहती है। तो इनकी सैलरी यहाँ पर क्या रह जाएंगी, कंटिन्यू रह जाएंगी। उसके बाद मिलने वाले जितने इनको प्रॉफिट्स हैं वो इनको मिलते रहेंगे। ये होता है। फाइनली सीजीआई पर आज तक आया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा साहब रहा करते थे 2018 में। तो इन पर यही चीज यहाँ पर यही चीज इन पर भी लाई गई थी। लेकिन याद रखना जब ये प्रोसेस लाई जाएगी, अगर लोकसभा में लाई जाए तो स्पीकर चाहे तो इसको एक्सेप्ट करे, चाहे तो रिजेक्ट करे। पावर उसके पास होती है, बिल्कुल पावर उसके पास होती है। तो सेम उस समय राज्यसभा में इस प्रोसेस को स्टार्ट किया गया। उस समय इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट वही राज्यसभा के हेड होंगे, हुआ करते थे वेंकैया नायडू साहब। तो वेंकैया नायडू ने इस प्रोसेस को यहीं पर रिजेक्ट कर दिया था। तो प्रोसेस यहाँ पर बढ़ नहीं पाई थी। और इन पर क्यों लाया गया था इम्पीचमेंट? तो कहा गया था ये जो सिटिंग पार्टी है, मतलब जो सिटिंग गवर्नमेंट है बीजेपी, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इस कारण अपोजिशन पार्टी इस पर ये वाली प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए लाई थी। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। कभी कभी ये समझ में आता है कि सर क्यों लाया जा सकता है, रीजन क्या होगा, आज क्यों नहीं ले आते हैं? तो कहते हैं कि दो रीजन से इनको हटाया जा सकता है। दो रीजन में क्या है यहाँ पर? पहला है इनकैपेबिलिटी। इनकैपेबिलिटी मतलब ये इनकैपेबल हो चुके हैं इस चीज को करने के लिए। दूसरा मिसबिहेवियर। तो बस दो ही रीजन है जिस कारण से इन पे इम्पीचमेंट लाया जाता है, इनकैपेबल और मिसबिहेवियर। मिसबिहेवियर और आप कहोगे सर क्या होता है इनकैपेबल? तो इसकी आज तक डेफिनेशन कहीं पर नहीं लिखी हुई है कि इनकैपेबिलिटी का मतलब क्या होगा और मिसबिहेवियर का मतलब क्या होगा। कितनी शानदार सी बात है कि हम उनको हटाने की प्रोसेस भी ला रहे हैं, लेकिन रीजन ही आज तक क्लियर नहीं किया गया कि कैसे हटाया जाएगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब भी इनकी रिमूवल प्रोसेस ही क्लियर नहीं थी। लेकिन बाद में जाकर 1974 के आसपास इंदिरा गांधी ने इस रिमूवल प्रोसेस को कंप्लीटली चैनलाइज किया था, जो मैंने 100 और 50 का कॉन्सेप्ट बताया। आई थिंक बहुत सारी हम लोगों ने बातें बातें कर ली स्टेट के बारे में, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जज के अपॉइंटमेंट और इनके बारे में हमने पूरी यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आई थिंक इससे ज्यादा आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगा। बस अगर इतना नोट कर ले तो ये काम हो जाएगा अपना, है ना? तो ऐसे करके ये सब प्रोसेस हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे। तो मैंने ये पूरी बातें बताई। नाउ आता हूँ रशिया यूक्रेन वाले वार में ब्लैक सी में क्या कर दिया गया, ट्रेड स्टार्ट कर दिया गया। बंद कब किया गया था ये भी बात आएगी कि सर रशिया यूक्रेन वॉर में ब्लैक सी की इंपॉर्टेंस क्या है और ट्रेड बंद क्यों किया गया था। पहली बात ये समझना, आप कहोगे सर ट्रेड बंद कर दिया गया ब्लैक सी से तो एयर से चले जाते हैं, ट्रक से चले जाते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सबसे सस्ता कहाँ से पड़ेगा? तो याद रखना कि सी रूट से जाना सबसे सस्ता पड़ता है, सबसे इकोनॉमिकल होता है। तो ट्रेड ज्यादातर कहाँ से होंगे? सी रूट से होंगे, मतलब वाटर बॉडी से होंगे। जब वाटर बॉडी से होंगे तो बस वही तो दिक्कत वाली बात है कि जब वाटर बॉडी से सबसे ज्यादा यहाँ पर ट्रेड होंगे, तो हमें सबसे चीप रास्ता चाहिए, सस्ता रास्ता चाहिए। उसी सस्ते रास्ते के चक्कर में यहाँ पर ये रूट रुका हुआ था, मतलब इंपॉर्टेंट होता है और ये ट्रेड रुका हुआ था। बस आओ देखते हैं पहले लोकेशन, तो थोड़ी बहुत समझ में आएगी। फिर मैं आपको रूट का नाम लिखाऊंगा कि कैसे रूट जाता है, तो वो ठीक से उस पॉइंट को जरूर नोट कर लेना। पहले ये स्टार्ट कब हुआ था याद रखना। तो पहले मैप दिखा दूं तो ज्यादा समझ में आएंगी बातें कि हम लोग कहाँ की बातें कर रहे हैं और किस रूट की बातें कर रहे हैं, कहाँ ब्लैक सी। पहले वर्ल्ड मैप देखो सबसे पहले बात। तो किसी चीज को पढ़ने के लिए जब तक वर्ल्ड मैप नहीं आएगा तो रटोगे और क्या होगा। तो वर्ल्ड मैप को देखो, तो मैंने कहा कि यहाँ पर रसिया है, यहाँ पर रसिया है, यहाँ पर यूक्रेन है, और ये यहाँ पर जो ये वाला ओशन बना है, ये हमारा ब्लैक सी है। तो ये ब्लैक सी है और इसके जस्ट बगल में यहाँ पर ये ब्लैक सी के बगल में ये मेडिटेरियन सी है। तो ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के दोनों की मैं बाउंड्री यहाँ पर बना रहा हूँ। दोनों रसिया एंड यूक्रेन दोनों यहाँ से बाउंड्री लगाते हैं कुछ ऐसे। तो अगर यहाँ पर यूक्रेन को कोई चीज को एक्सपोर्ट करना होगा इस दुनिया में, तो जरा देखो तो इसकी कहीं से भी तो ओशियन बाउंड्री है नहीं इसके पास। ओशियन बाउंड्री नहीं तो एक ही बाउंड्री बनी ब्लैक सी से कहाँ चला जाएगा? मेडिटेरियन सी। और मेडिटेरियन सी आप एक बात देखो, अब इंडिया की तरफ आना है तो यहाँ से मूव कर जाएगा इस डायरेक्शन में। अगर अमेरिका तरफ जाना है तो मूव कर जाएगा इस डायरेक्शन में। साउथ अमेरिका तरफ जाना है तो इस डायरेक्शन में, और अफ्रीका जाना है तो इस डायरेक्शन में। तो ऐसे करके यहाँ से पूरे रूट ओपन हो रहे हैं। कितने कॉन्टिनेंट में? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में अगर यूक्रेन को कनेक्ट करना है तो या ब्लैक सी मेडिटेरियन सी, फिर नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, देन अफ्रीका, देन यहाँ पे कंप्लीट एशिया। तो एक कॉन्टिनेंटल, दो कॉन्टिनेंटल, तीन कॉन्टिनेंटल, चार कॉन्टिनेंटल, देन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे करके यहाँ से ऑस्ट्रेलिया का सारे कॉन्टिनेंट यहीं से ओपन है। यूरोप भले ही यहाँ से लैंड बाउंड्री लगा रही हो, बट अगर वाटर वे से जाना है तो भी जाना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यूक्रेन की
कनेक्टिविटी अगर पूरे ओशन से करनी, पूरे कॉन्टिनेंट से करनी, तो जरूरी होगा ब्लैक सी की एक्सेस इसके पास होना, और वो भी ऐसी एक्सेस होना कि कहीं इसमें बॉम्बिंग ना हो रही हो। तो बस इस कारण से इसके लिए इंपॉर्टेंट हुआ। दूसरा, रसिया के लिए, रसिया को अगर बात देखो तो भले ही यहाँ से बहुत सारी सी बॉर्डर इसकी शेयर हो रही है, बट यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका जाना है तो भी वो इसी रूट से जाएगा। क्यों? पीछे जाएगा तो पैसिफिक ओशन बहुत ही लार्ज है, वाइड है, बड़ा है, बीच में रुकने की स्टॉपेज नहीं है, तो वो ट्रेड इतनी आसानी से नहीं हो पाता। तो मेन जो ट्रेड रूट बना इसके लिए भी यही बना। तो रसिया का भी मेन ट्रेड रूट यही है, और यहाँ से रसिया, अब मैं अफ्रीका में जाने के लिए मेन ट्रेड रूट यही है। अभी इंडिया में भी यही जाता, बट हाँ इंडिया इस रास्ते से ट्रेड करने वाला है, वो बात की बात है, लेकिन आज इंडिया का ट्रेड भी इसी रूट से होता है। तो ऐसे करके ये ट्रेड रूट बना। आप कहोगे सर इंडिया किस रास्ते से आएगा, तो मैंने कहा कि इंडिया आने का, अगर मुझे यूक्रेन से इंडिया आना है तो यूक्रेन से जाऊंगा ब्लैक सी, ब्लैक सी से जाऊंगा कहाँ पे, मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी से जाऊंगा मैं यहाँ पे स्वेज कैनाल, ये स्वेज कैनाल बनी हुई जहाँ पे रेड है, स्वेज कैनाल से जाऊंगा मैं यहाँ पर रेड सी, रेड सी से, रेड सी कहाँ पर है, ये रेड सी है, ये रेड सी, रेड सी से कहाँ पे जाऊंगा, अरेबियन सी, और अरेबियन से आ जाऊंगा मैं इंडिया। तो ये पूरी बात यहाँ पर पड़ी हुई है। तो कुछ ऐसी यहाँ पर बात पड़ी हुई है। तो मतलब मैं सब कुछ हटा के एक बात कहूँ कि जैसे यहाँ पर ब्लैक सी को कनेक्ट कर दिया गया मेडिटेरियन सी से, तो दुनिया कनेक्ट हो जाएगी। तो ब्लैक सी से मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करना ही इस दुनिया को कनेक्ट करना हो जाएगा इन दोनों कंट्री के लिए, राइट ना? यही इस मैप से यहाँ पर क्लियर हो रहा है। तो देखो मैं यहाँ से ट्रेड रूट लिख रहा हूँ कि ट्रेड रूट ये हुआ, ये ब्लैक सी हुआ, तो ब्लैक सी से मेडिटेरियन सी जाने का रास्ता क्या है? तो मैं सबसे पहले लिखूंगा कि आपको जाना पड़ेगा, ये रूट जरूर लिख लेना कि ब्लैक सी से, ब्लैक सी अगर रसिया को मेडिटेरियन सी जाना तो कैसे आना पड़ेगा। तो मैंने कहा रसिया सबसे पहले कहां पर जाएगी, रसिया अगर यूक्रेन होती तो यूक्रेन भी सेम ऐसा यहीं से स्टार्ट करता, जाता कहां पर, ब्लैक सी में। प्लीज ये रूट जरूर लिखना, ब्लैक सी, ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी से ये मेडिटेरियन सी है, ब्लैक सी से मेडिटेरियन सी जाने के लिए पता है बीच में इस्तांबुल ये जगह पड़ जाती है, यहाँ से कैनाल बनी हुई है, इस कैनाल को बोलते हैं इस्तांबुल कैनाल। देन गो टू द इस्तांबुल कैनाल, इस्तांबुल कैनाल, इस्तांबुल कैनाल से पहुंचा सी ऑफ मरमरा, वेरी इंपॉर्टेंट, सी ऑफ मरमरा, मरमरा सी पहुंचेगा। सी ऑफ मरमरा के बाद यहां पर एक सी आएगा एजियन सी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एजियन सी कहां पर पड़ता है, तो एजियन सी, और एजियन सी से कनेक्ट कर देगा मेडिटेरियन सी। और आपको पता है मेडिटेरियन सी इस दुनिया को कनेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो वर्ल्ड को कनेक्ट करने के लिए ये जाना पड़ेगा। तो अब एक बात देखो कि यहाँ से रसिया, यहाँ से ब्लैक सी, ब्लैक सी इस्तांबुल कनाल, इस्तांबुल कनाल का मरमरा। इस्तांबुल कहाँ पर है, तो टर्की में। इस्तांबुल कहाँ पर, टर्की में। टर्की की एट प्रेजेंट तो नहीं, लेकिन पहले कभी कैपिटल हुआ करती थी। तो यहाँ पर एजेंसी, एजेंसी के बाद मेटेंसी। तो प्लीज ये जरूर नोट कर लेना, ये पूरा रूट बनता है कि रसिया और यूक्रेन को जाने का। समझना बात को। अब प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पर जो रसिया है वो एलिगेशन लगा रहा था, इस पे रसिया एलिगेशन लगा रहा था कि यूक्रेन को वेपन की सप्लाई भी इसी रास्ते से हो रही है। वेपन की सप्लाई कौन कर रहा है, वर्ल्ड कर रहा है। तो इसने कहा कि अब मैं क्या करूंगा, जब भी कोई शिप आएगी उसमें बम मार दूंगा। तो उसने कहा जब बम मार दूंगा, तो इसने कहा कि मैं भी जब तुम्हारी कोई भी शिप आएगी मैं बम मार दूंगा। तो इस कारण से ब्लैक सी में होने वाले सारे ट्रेड को बंद कर दिया गया था, क्योंकि एक दूसरे पे बॉम्बिंग हो रही थी, क्योंकि बिलीव खत्म हो गया था, भरोसा खत्म हो गया। आपको पता है कि दुनिया में यूक्रेन बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है किसका, एग्रीकल्चर गुड्स का। तो दुनिया में इन्फ्लेशन आ जाएगी और फूड इन्फ्लेशन आ जाएगी। तो इससे बचने के लिए दुनिया ने कहा कि एक काम करो, यूक्रेन से हाथ जोड़ दिया कि तुम एक्सपोर्ट करते रहना, हम रशिया से बात करते हैं। तो रशिया से बात की गई। तो कहते हैं कि 2022 2022 में एक डील होती है, 2022 में एक डील होती है, और 22 में कहा जाता है कि ये टर्की, इस्तांबुल कनाल में बैठा हुआ टर्की, टर्की इस बात को इंश्योर करेगा कि यहां से कोई भी वेपन की सप्लाई नहीं होगी। तो टर्की इसके मीडिएटरशिप कर रहा था। तो मैं कहूंगा कि यूएन आया, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन को बचाना, यूएन आया। यूएन ने पहले बात की रसिया से, और रसिया से इंश्योर करवाया किसी की, टर्की इस बात की श्योरिटी लेगा, टर्की इस बात की श्योरिटी लेगा कि कोई भी यहाँ पर वेपन की सप्लाई नहीं होगी। सेम यूएन आया, और यूएन किसके साथ बैठा, यूक्रेन, यूके एंड यूक्रेन लिख देता हूँ, यूक्रेन से। और उससे भी कहा कि टर्की इस बात की इंश्योरिटी लेगा कि कोई भी वेपन की सप्लाई किसको नहीं होगी, रसिया को भी नहीं। तो ऐसे करके मैं कह सकता हूँ यूएन और टर्की के बीच में के कारण 2022 में इस डील को क्रैक किया गया, ताकि वर्ल्ड में फूड इन्फ्लेशन ना बढ़े। सेम ये डील कब तक थी, तो ये 17th ऑफ द जुलाई, 17 जुलाई तक थी। 17th ऑफ जुलाई 2022 से स्टार्ट की गई, और एक साल के थी, 17th ऑफ द जुलाई 2023 तक। और ये डील केवल 2022 सॉरी 23 तक, 23 तक, एक साल तक चली। नाउ 17 जुलाई को फिर से रसिया ने कह दिया कि मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है
कि टर्की इसको करने में कैपेबल है, अभी भी वेपन सप्लाई देख रहा हूँ, तो मैं आज से इस डील से एग्जिट करता हूँ। तो 17 जुलाई के बाद ब्लैक सी में होने वाले सारे ट्रेड को बंद कर दिया गया था, क्योंकि एक दूसरे पर ट्रस्ट इशू आ गए थे। बस यहीं से क्या हुआ कि ये ट्रेड को बंद कर दिया गया था। नाउ फिर से इसे रिज्यूम किया जा रहा है। और आपको पता है मीटिंग चली थी 3 दिन में रियाद में, रियाद सऊदी अरब में मीटिंग चल रही थी, और मीटिंग में इस बात को डिसाइड किया गया कि ब्लैक सी को फिर से ओपन कर दिया जाए फॉर द ट्रेड के लिए, और अब इसको ओपन कर दिया गया। बस यही बात मैं आपको समझाना चाहता था। ये लाइन जो है प्लीज इसको देख लेना, यहाँ से ये सी ऑफ यहाँ पे मरमरा, सी एजियन सी, देन मेडियन सी, बीच में इस्तांबुल कनाल कहाँ पर बनी है, तो टर्की के अंदर बनी हुई एक कैनाल है। तो इतनी चीजों को देखोगे तो थोड़ा सा आपकी दिमाग में क्लैरिटी आएगी कि क्यों नहीं हो पा रहा था ट्रेड, अब क्या स्टार्ट कर दिया गया है। तो मैं यहाँ पर बता दूं शॉर्टकट में, रशिया यूक्रेन के बारे में कई लोगों ने पढ़ा होगा कि 2022 में इस वॉर को स्टार्ट किया गया था। 2022 में स्टार्ट किया गया था। क्यों स्टार्ट किया गया था? मानना था यहाँ पे रसिया की कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बनने वाला है। नाटो क्या है? एट प्रेजेंट 32 कंट्री का एक ग्रुप है जो किसके एंटी है, यहाँ पर किसका दुश्मन है? तो रशिया का दुश्मन है। और रसिया ने का कहना था कि मैं कभी भी अपनी बाउंड्री पर, सीमा पर किसी भी दुश्मन देश को नहीं देख सकता। बस इस कारण से उसने अटैक कर दिए थे यूक्रेन पे। तो यूक्रेन पे आपको पता है पावरफुल है, तो यूक्रेन को अटैक किया गया। यूक्रेन के 4 जो पार्ट हैं, 4 जगह हैं, उन पर कब्जा कर लिया गया। 4 जो एरिया कौन से यहाँ पर शायद देखा होगा, दोनास, दोनास के बाद लुसान, लुसान के बाद जपोर्जिया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वर्ल्ड का बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है जेपोर्जिया। फिर यहाँ पर खैरसान। तो 4 जो जगह है उनको एक्वायर कर दिया गया था। तो मतलब जो यूक्रेन और रशिया के बीच में 4 एरिया थे यूक्रेन के, उनको एनेक्स कर लिया है। तो अभी भी, हाँ अभी भी वो एनेक्स करके बैठा हुआ है यहाँ पर रसिया। तो यहाँ पे इनको एनेक्स कर लिया गया है और वो वापस भी नहीं करेगा, ये बात तय है। ना ये वॉर को स्टार्ट किया था 2022 में। और बस याद रखना, अभी क्या गया, रियाद सऊदी अरब में 3 दिन की मीटिंग के बाद यहाँ पर यूएसए के इंटरवीन करने के कारण इस डील को क्रैक किया गया ताकि वर्ल्ड में फूड इन्फ्लेशन फिर से ना बढ़े। आई थिंक पूरी बात समझ में आ रही होगी। मैं पूरे इस लेक्चर को पढ़ाने वाला नहीं हूँ। रशिया यूक्रेन वॉर को एक बड़ा सा एक सेपरेट टॉपिक होता है। अगर कभी ये डीप डिस्कशन का मौका मिले तो जरूर हम लोग कर सकते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर में क्या क्या चीजें हुई थी। जो रीजन बता रहे हैं वो दिखाने के रीजन है, ऐसा है नहीं एक्चुअली में कि नाटो के कारण ही अटैक किया गया था। इस बात को याद रखना, अगर नाटो का अटैक करना होता तो नाटो का मेंबर थोड़ा ना बन गया था। नाटो के मेंबर तो फिनलैंड ही बन गया कुछ दिन पहले। नाटो का मेंबर तो स्वीडन भी बन गया कुछ दिन पहले। तो क्या रीजन रहा होगा अटैक करने के पीछे, प्लीज एक बार अगर आप कमेंट कर सकते हो तो कमेंट करना मुझे जरूर। मैंने अभी जस्ट बताया यहाँ पर अपोजिशन कॉल दो तो कॉलिंग द कॉलिज्म। अब कॉलिज्म के देखो, मैंने जस्ट बताया कॉलिज्म। अब देखो, बीजेपी गवर्नमेंट फिर से चाहती है कि जल्दी से जल्दी दोबारा एनजेक लाया जाए। ऐसा कहा नहीं है बट लग रहा है, नेशनल जुडिशरी फॉर अपॉइंटमेंट कमीशन लाया जाए। मतलब जजेस के अपॉइंटमेंट में रेगुलेशन लाया जाए, पार्लियामेंट का इंटरव्यू चाहिए, ऐसा चाहती है यहाँ पर गवर्नमेंट। और बस उसी में मैं तो, आप तो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम ही देख रहे होगे, तो मैं 2 साल से देख रहा हूँ कि जगदीप धनखड़ जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है, उनकी ये स्पीच आते रहते हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर जयपुर में ही इनका स्पीच में सुन रहा था, और इनका भी मानना था कि बताओ कितनी मोनोपोली चल रही है जजेस के अपॉइंटमेंट में। तो लोगों ने पूछा कि क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा एनजेक लाए तो थे हम लोग, बाद में रिजेक्ट तो हुआ ना, तो हम चाहते हैं कि एनजेक दोबारा आए। मतलब 6 मेंबर की बॉडी हो, जिसमें 3 मेंबर पार्लियामेंट से हो और 3 मेंबर यहाँ पर क्या हो, लोकसभा से हो, या पार्लियामेंट से 3 जजेस से हो। और ये सब मिलके किसका अपॉइंटमेंट करें, यहाँ पर अपॉइंट करें, जजेस का यहाँ पर अपॉइंटमेंट करें। तो बस इतनी बात यहाँ पर इन्होंने कही थी। मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ये बात बताई। हाँ, मैंने फर्स्ट जजेस केस नहीं बताया था। बिफोर द कॉलेजियम सिस्टम पार्लियामेंट ही जजेस का अपॉइंटमेंट किया करती थी। वही था फर्स्ट जजेस केस, और वही फर्स्ट जजेस केस जो था एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये पूरी बात मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर बताई है। तो आपको ये मैंने बात बता दूं, और जो मैंने वहां पे लिखाया था ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट लिखा है एसपी गुप्ता से। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा नीचे भी कर सकता हूँ ताकि आपको ये सारी बातें आराम से दिख जाए। ठीक है ना, आप आराम से स्क्रीनशॉट कर सकते हो। तो ये वही बातें हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले पूरा एक्सप्लेन किया था लिखकर। ठीक है ना, थोड़ा सा ऐसे पीपीटी से थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं लगता मुझे, तो मैंने एक साथ लिख दिया था। राइट ना, मैं आगे बढ़ता हूँ आगे न्यूज में। आगे दिल्ली का बजट आया था। दिल्ली का बजट 1 लाख करोड़ रुपए का बजट है दिल्ली का, है ना, 1 लाख करोड़ रुपए का बजट है। शायद आप लोगों ने दिल्ली का इलेक्शन पढ़ा होगा, और दिल्ली इलेक्शन इलेक्शन कब होता है, 2025 में।
और 2025 में आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ द सीट कितनी है यहाँ की विधानसभा। विधानसभा का मतलब विधानसभा का लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, उस विधानसभा में टोटल 70 सीट 70 सीट है। और जो 70 सीट है, और याद रखना दिल्ली एक यूटी है, दिल्ली एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली एक यूटी है और यूटी होते हुए भी यहाँ पर विधानसभा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द देन है एक आर्टिकल 239 के एए की। और 239 का एए जो ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से याद किया ऐड किया गया था। मतलब आप देखो कोई भी यूटी होगी वहां पर विधानसभा नहीं, कोई भी नहीं, मोस्टली विधानसभा नहीं, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। तो फिर क्यों आई यहाँ पर? जस्ट बिकॉज ऑफ द एक आर्टिकल द 239 का ए, इससे कह दिया गया दिल्ली एज ए यूटी होते हुए भी, दिल्ली एज ए यूटी होते हुए भी यहाँ पर विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली रखी जाएगी। और ये था अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और यहाँ पर इसमें दिल्ली में किया गया था। नाउ 70 सीट है जिसमें से 48 जो है, 48 जो जीती थी वो किसने? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और 22 वही आम आदमी पार्टी आपने जीती थी, जिसके लीडर अरविंद केजरीवाल हुआ करते थे। नाउ अब अब बीजेपी के जीतने के बाद यहाँ पर रेखा गुप्ता को क्या बना दिया गया है? यहाँ पर सीएम बना दिया गया है। सीएम बन गई है रेखा गुप्ता। तो कुछ इस तरह से याद रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम दिल्ली में, मोस्ट ऑफ द टाइम दिल्ली में हमेशा फीमेल रूल ही रहा है, मतलब कोई फीमेल ही यहाँ पर एक सीएम का फेस है। तो ये पूरी बात थी रेखा गुप्ता के रिगार्डिंग। और ये 1 लाख करोड़ का बजट, तो बजट स्टेट बजट है तो इतना हमें नहीं ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यूनियन बजट का मैंने एक अलग से लेक्चर बनाया हुआ, प्लीज आप यूट्यूब में जाकर आराम से उसको देख सकते हो। मैंने सब कुछ उसमें बताया है कि इस बार के सेंटर मतलब यूनियन बजट में क्या हुआ था। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोग को देख लेना चाहिए। ठीक है ना, मैं आगे बढ़ता हूँ। कोई मुझे कमेंट करके बताएगा मिनिमम नंबर ऑफ द सीट विधानसभा में कितनी हो सकती है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिमम नंबर ऑफ द सीट कितनी हो सकती है और मैक्सिमम नंबर ऑफ द सीट कितनी हो सकती है? मैक्सिमम, जब मिनिमम आप करना तो आप प्लीज फिर एग्जांपल लेना सिक्किम का। सिक्किम में कितनी है? मिनिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, सिक्किम में कितनी है, रीजन क्या है, देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो प्लीज ये जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में करोगे तो थोड़ा सा चीजें एनालाइज होंगी, पता चलेगा क्या हो रहा है। मैं इसको हटाता हूं और आगे बढ़ता हूं। आते हैं इसी बजट में 1500 करोड़, 1500 करोड़ रुपए का एक बजट है जो कि यमुना रिवर के रीजनरेशन से, रीजन मतलब बना देंगे नहाने लायक, ऐसे वाला सा नहाने लायक बना देंगे, ऐसा वाला मतलब रीजनरेशन मतलब दोबारा उसको साफ करने से। तो आप देखो 2014 2014 में सेम ऐसा गंगा के लिए भी आया था, और गंगा के लिए आया था और उस प्रोजेक्ट का नाम था नमामि गंगा, नमामि गंगा प्रोजेक्ट था। और इसके लिए भी पैसे अलॉट थे, 2037 करोड़ रुपए अलॉट थे। साफ हो गई गंगा, समझ गए ना? गंगा को साफ करने के लिए इतने पैसे अलॉट किए गए थे, राइट ना? तो अब यहाँ पर सेम किसके लिए? यमुना के लिए अलॉट कर दिए गए। हमें इससे मतलब नहीं, वो कंट्रोवर्सी हो जाएगी ये पैसे कहाँ गए, बड़े विवाद हो जाते हैं, है ना? तो उससे हमें मतलब नहीं है, हटाओ। हम आते हैं किसमें कि यमुना रिवर के बारे में। आपको पता है कि यमुना रिवर इंडिया की लार्जेस्ट, इंडिया की लॉन्गेस्ट, दोनों लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट दोनों हेल्पिंग रिवर है। अगर कहा जाए सबसे बड़ी हेल्पिंग रिवर कौन सी है भारत की, तो यमुना हेल्पिंग रिवर है सबसे बड़ी, इंडिया की लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। कहां से मिलती है? गंगा रिवर जा रही, गंगा रिवर के यहां से आते हुए प्रयागराज से मिल जाती है, जो इलाहाबाद जहां पर महाकुंभ लगा था। तो मतलब अगर ये रिवर इस तरफ से फ्लो कर रही है तो राइट की तरफ से आने वाली रिवर है। तो याद रखना कि यमुना एक गंगा की राइट ट्रिब्यूटरी है, जो कि इंडिया की लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट क्या बन जाती है? रिवर बन जाती है, हेल्पिंग रिवर। लेंथ कितनी है यहाँ पर? तो 1376 किलोमीटर की लेंथ है। स्टार्ट कहां से होती है? ये कहां से ऑरिजिनेट? उत्तराखंड से ऑरिजिनेट होती है। एक जगह है, मैं यमुनोत्री कह दूं तो ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर डॉट पॉइंट याद हो तो बंदर पूछ लिख दूंगा ना। तो जो बंदर पूछ है वहां से स्टार्ट होते हैं। बंदर पूछ ग्लेशियर का नाम है ना, और यमुनोत्री जगह का नाम है। बंदर पूछ से स्टार्ट होती है और उत्तराखंड से स्टार्ट होती है। याद रखना ये कितने स्टेट में फ्लो करती है? तो उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश। अगर सबसे बड़ी रिवर बात करूं हरियाणा की तो भी यही बन जाती है, हरियाणा। हरियाणा के बाद दिल्ली, और दिल्ली के बाद यहाँ पर आता है उत्तर प्रदेश में फ्लो करती है। और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जाकर, प्रयागराज में जाकर कहाँ से मिल जाती है? गंगा रिवर से मिलकर खत्म हो जाती है। और जाके गंगा रिवर जाके गिर जाती है कहाँ पे? बे ऑफ द बंगाल में, अपने बॉर्डर को डिपोज करती है। तो अगर देखो इसमें इंपॉर्टेंट सिटी कौन सी है, तो देखना इसमें 3 इंपॉर्टेंट सिटी हमेशा याद रखना।
एक तो दिल्ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी कौन सी है? तो आगरा आपने नाम सुना होगा। आप अगर ताजमहल देखें, ताजमहल के जस्ट पीछे से, मतलब ताजमहल से बड़े आसानी से दिखती है, पीछे से रिवर फ्लो कर रही थी। रिवर कोई और नहीं, यहाँ पर यमुना ही है। नाउ एक और सिटी आएगा मथुरा का, आपने नाम सुना होगा, तो मथुरा भी इसी रिवर बैंक में। फाइनली जाके इस वाले पॉइंट में, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को हम लोग प्रयागराज कह सकते हैं। तो प्रयागराज इलाहाबाद भी इसी रिवर बैंक पर हो गया इनडायरेक्टली। तो ऐसे करके यहाँ पर ये बन गया हमारा कौन सा, यमुना रिवर के बारे में। यमुना याद रखना, आप लोग अगर बहुत अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो थोड़ी बहुत ये देख लो कि इससे रिलेटेड क्या पढ़ ले। तो देखो, एक लिंक प्रोजेक्ट बनाई गई थी, सतलज यमुना लिंक कैनाल, SYL प्रोजेक्ट बोलते हैं, सतलज यमुना लिंक। सतलज को यमुना से कनेक्ट किया जाता है। सतलज कहाँ से फ्लो करती है? यहाँ से, और यमुना ये फ्लो कर रही है, तो यहाँ से कनेक्ट करने की बात की जा रही थी, कुछ ऐसे। तो ये सतलज यमुना लिंक कैनाल को कनेक्ट करने की बात की जा रही थी। कई दिन से प्रोजेक्ट पेंडिंग है, नहीं बन पाया। क्या क्या विवाद है, इसको पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा कि हमारे यहाँ पर इस देश में ऐसी भी चीजें होती हैं। केस इतने दिन से पेंडिंग है, आज तक नहीं बन पाया है। सारा पैसा कहाँ गया कुछ पता नहीं। एक बार कैनाल बना के दोबारा कैनाल को भर दिया गया है। ब्यूटी है ना? भर दिया गया है पूरी कैनाल को दोबारा। कैनाल की डिगिंग हो चुकी थी पूरे हरियाणा में, पता है? नहीं सॉरी, पंजाब में। और फिर दोबारा उसको भर दिया गया। तो प्लीज देखना सतलज यमुना लिंक कैनाल के बारे में, जो सतलज को यमुना से लिंक करने की बात करती है। हाँ, इसमें यमुना से मिलने वाली एक बहुत बड़ी रिवर है, जिससे हम लोग चंबल का नाम देते हैं, राइट ना? तो यमुना से मिलने वाली एक बहुत बड़ी रिवर है जिसे हम लोग चंबल कहते हैं। और आपको पता होगा, राजस्थान की वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर में काउंट होती है चंबल, ठीक है ना? चंबल रिवर को बारे में आप लोग एक बार रीड कर लेना। बस इतनी सारी बात थी जो मुझे यहाँ पर बताना था। अब देखते हैं, क्लीन रिवर गंगा, क्लीन प्रोजेक्ट आया है यमुना का, कितनी क्लीन होती है वो देखने वाली बात होगी। बस आप 1500 करोड़ रुपए का बजट और यमुना रिवर का ऑरिजिन और ये चीज आप एक बार देख लेना। बस मैं इसको हटाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। वही कुणाल कामरा वाला इंसिडेंट। कुणाल कामरा, आपको मैंने बताया था कि ये न्यूज सुनने में अच्छी लगती है बट पढ़ने जैसा कुछ होता नहीं है। हुआ क्या था, शायद आप जानते होंगे कि इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए थे अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। एक कॉमेडियन है कुणाल कामरा, हमेशा न्यूज देखते हैं तो बहुत सारे केसेस भी इनके बारे में देखे होंगे। तो ये इन्होंने बस यही काम किया है कि अभी इनके केस हो गया है। केस किस बात का हो गया, और बोला गया कोर्ट ने कि इनको 7-8 दिन के अंदर इनको प्रेजेंट होना है। इनने एक सॉन्ग रिली मतलब जस्ट फन के लिए सॉन्ग बनाए थे, जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसाइज किया था। बस वही पूरा इंसिडेंट है। और उस चक्कर में वायलेंस हो गए। बस उसी कारण से यहाँ पर उनको बुला लिया गया है। कुछ दिन पहले आपने इलाहाबादिया वाला केस देखा था। बस इलाहाबादिया वाला केस दूसरे से था और ये दूसरे था। तो सुनना बात हो कि क्या, तो ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हुई, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। तो ये बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 कहता है। 19 का प्लीज मैं 1 लिखूं तो अच्छा होगा। आपको 1 में पहला कहता है, ये कहता है कि आप कुछ भी बोल सकते हो, हाँ, फ्री टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है। बट लेकिन इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाई गई है। और वो कहां पे लिखा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 के 2 में लिखा हुआ है। और इसके भले ही ABC क्लासिफिकेशन, A B C D E F, तो नाउ अब एबॉलिश है जी, ये तो लिखे। ये 2 में इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते, आप मोरालिटी का ध्यान रखोगे ना, कि मोरल वैल्यूज का, पब्लिक ऑर्डर, बस यहीं से आया कि 19 के 2 में लिखा है कि आप ऐसा मत बोलो कि पीओ मतलब पब्लिक ऑर्डर को हार्म हो। बस वही बात यहाँ पर हो गई। तो इनमें फ्री टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो था, बट पब्लिक ऑर्डर का ध्यान में रखते हुए तो यहीं पर पीओ के कारण पर क्या हो जाएगा, केस हो जाएगा, ठीक है ना? और ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसे बाद में ऐड किया गया था। कब? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में इसे ऐड किया गया था 1951 में। मतलब इसके पहले कुछ भी चाहो तो बोल सकते थे, हाँ। जब इसे ऐड किया गया था, वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऐड किए गए थे। और इसी में आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, अपने कंट्री को डिवाइड, इंटीग्रिटी को हार्म नहीं कर सकते, वरना सेडिशन चार्जेस आपने सुने होंगे, वो इम्पोज किए जाएंगे। वो वाली बात यहाँ पर आ जाती है। आई थिंक ये वाली बात आपको समझ में आ रही है कि मैं मूव करता हूँ आगे। बाकी तो कुछ नहीं, बस बातें हैं ना, बातों को हमें आपको नहीं देखना, राइट ना? ना आगे बढ़ता हूँ, आता हूँ कच्चा थी आइलैंड में, ठीक है ना? क्या है? SC सुप्रीम कोर्ट केस सुनेगा 15 सितंबर को। हम देखते हैं कि है क्या कच्चा थी। केस सुनेगा तो देखा जाएगा। अभी तो बस देख लो कि कच्चा थी है क्या। तो छोटी सी बात देखोगे तो मैं एक छोटा सा मैप बनाऊं इंडिया का, तो कुछ ऐसे बनाऊंगी कि इस वाले पार्ट में, ये मैंने एक रफली डायग्राम बनाया इंडिया का सदर्न पार्ट का। तो ये इंडिया का सदर्न पार्ट बना, जिसे इंडियन पेनिनसुलर भी कहते हैं।
ये इंडियन पेनिनसुला बना, और इसके यहाँ पर एक ओशियन बॉडी बनी है जिससे हम लोग बोलते हैं अरेबियन सी, और यहाँ पर एक ओशियन बॉडी बनी जिससे हम लोग बोलते हैं बे ऑफ द बंगाल। और शायद आपको बताओ कि यहाँ पर एक कंट्री बना है जिसे बोलते हैं श्रीलंका, और इस श्रीलंका के यहाँ पर बना हुआ है मालदीव्स, जिसे आज के लेक्चर से कोई लेना देना नहीं है। बट इन दोनों के बीच में एक आइलैंड बना हुआ है जिसे बोलते हैं हम लोग केटी कच्चा तीव। मैं केटी लिख दूं, कच्चा तीव वाले, बस। और जो कच्चा तीव आइलैंड है, याद रखना, कच्चा तीव वाज द पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी। तो 1974 में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि इसको इंडिया में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया, इस कच्चा तीव को गिफ्ट कर दिया था श्रीलंका के लिए। बस जैसे गिफ्ट किया गया, बस वहीं से तो पूरा बवाल आ गया। क्यों? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, कौन सा? आर्टिकल नंबर 1। और आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है? इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। और इंडिया इज ए यूनियन, तो मैं यूनियन को पकड़ लिया मैंने वर्ड को। क्या हम किसी भी पार्ट को किसी दूसरे कंट्री को दे सकते हैं क्या? तो साफ लिखता है कि नहीं, हम किसी भी पार्ट को किसी दूसरे कंट्री को नहीं दे सकते। तो इसी का मतलब हुआ इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। उसका वायलेशन होते हुए कच्चा तीर को किसको दे दिया गया था? यहाँ पर। क्या इसके पहले भी किसी भी पार्ट को, भारत की किसी पार्ट को किसी दूसरे कंट्री को दिया जा चुका है क्या? तो हाँ। तो याद रखना, एक और पार्ट था, कौन सा? 1960। तो इसी को तो बोलते हैं बेरूबारी केस। तो बेरूबारी जो केस था, बेरूबारी जो केस था, तो बेरूबारी के बेरूबारी एक जगह थी। कहां पर थी बेरूबारी? तो देखो, इंडिया का ये ईस्टर्न पार्ट बना दूं मैं। ईस्टर्न पार्ट मतलब ये वाला पार्ट सदर्न पार्ट। यहाँ पर एक कंट्री जिसे बांग्लादेश कहते हैं, तो बेरूबारी बिल्कुल बांग्लादेश के अंदर था, लेकिन उस समय ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। तो ये वाला पार्ट हम लोगों ने किसको दिया था? पाकिस्तान को दिया था। तो लेकिन इसके लिए प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाए गए थे, और इसमें आर्टिकल 1 के ए को ऐड किया गया था, राइट ना? आर्टिकल 1 के ए को ऐड किया गया था। तो मतलब हम लोग दे तो सकते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर रेयर ऑफ द रेयर कंडीशन दे सकते हैं, लेकिन वैसे देना अलाउड नहीं है। बाद में इसको डिलीट कर दिया गया था 1 के को। तो अब हमने 1974 में इंदिरा गांधी ने इस कच्चा थी आइलैंड को भी दे दिया था। जैसे दे दिया, तो वही तो हर बार बवाल आ जाता है कि कैसे अपने मर्जी से दिया सकता है। और इसी की अब जो हियरिंग होने वाली है, जो हियरिंग होगी तो उसमें नजर बना के रखेंगे, तो कच्चा तीव के बारे में क्या डिसीजन आता है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा कच्चा तीव क्या है। याद रखना, कच्चा तीव श्रीलंका वाला जो पार्ट है ना, तो श्रीलंका भी आपको पता है कि 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। ये नीचे वाला एक सेनाइन है ना, सेनाइन वाला है, जैसे सेनाइन वो है, मतलब कम्युनिटी है। और ऊपर वाले जाफरा है ना, और जाफरा में मतलब यहाँ पर कौन रहता है? यहाँ पर तमिल रहते हैं। तो ये जो तमिल वाला रीजन है, इसी से बिलोंग करता है। तो कौन? कच्चा द्वीप। तो कच्चा द्वीप नॉर्थ वाला पार्ट है, जो जाफना तमिल से बिलोंग करता है। आप देखो यहाँ पर भी तमिल है। तो ये पूरा जो रीजन बनता है ना, तमिलनाडु, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तीनों इसका बनता है। और आपको पता है कि इंडियन जब यहाँ पर फिशरमैन जाते हैं ना, यहाँ पर अरेस्ट कर लिए जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रेस्ट नहीं कर सकते इंडियन। क्यों नहीं कर सकते? तो वो श्रीलंका कहता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता कि तुम रेस्ट ना करो। तो कहते हैं कि हमारी जो फिशिंग टेक्निक है इंडिया की, फिशिंग टेक्निक, मैं उसका अप्रोच करता हूँ, और उस फिशिंग टेक्निक के कारण मैं आप लोग को अरेस्ट कर सकता हूँ। हाँ, फिशिंग टेक्निक में, इंडिया की फिशिंग टेक्निक में ऑलरेडी केस पेंडिंग है। मैं ये बात कह सकता हूँ कि हो सकता है कि हम फिशिंग टेक्निक में केस हारे। फिशिंग टेक्निक क्या होता है कि हम लोग पूरी चीजों को नीचे से उठाकर मतलब एक हम लोग क्या करते हैं कि एक बहुत बड़ा नेट बनाते हैं, और जो नेट होगा, नेट में नीचे व्हील लगा देते हैं, समुद्र के अंदर पूरा इंसर्ट कर देते हैं, और उसको खींचना शुरू करते हैं, और उसमें जितनी फिश आई उसको बाहर निकाल देते हैं। इससे होता क्या? फिश के अलावा भी जितने वहां पर एनिमल्स होंगे, तो मतलब जो सी फूड्स होंगे, वो भी आ जाते हैं, जबकि हम करने जाएंगे फिशिंग। तो ये फिशिंग टेक्निक में हमेशा केस, मतलब हमेशा कंट्रोवर्सी भारत में चलती रहती है। भारत ऐसा करता है। इस बात का श्रीलंका पोच करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बस। ठीक है ना? तो हमें इस कच्चा तीर से बस इतनी ही बातों को जानना चाहिए। आओ कच्चा तीर के बारे में बस ये देख लेते हैं कि है क्या। सारी बातें लिख दी। बस इतना देखना कि जो जो यहाँ पर श्रीलंका है, और इस श्रीलंका के बीच में यहाँ पर कच्चा तीर बना हुआ है, और ये रामेश्वरम है। तो रामेश्वरम से बहुत पास है, क्लोजेस्ट है। रामेश्वरम से बिल्कुल पास में पड़ता है। और आपको पता है, ये इंडिया का पार्ट है, ये तमिलनाडु का पार्ट है, और ये बिल्कुल रामेश्वरम है। रामेश्वरम, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बना हुआ है जिससे हम लोग अदम ब्रिज कहते हैं, राइट ना? अदम का पुल कहते हैं। और ऊपर वाला जो पार्ट है, ये भी क्या बन गया यहाँ पर? ये पार्क स्ट्रीट बन गया, और नीचे वाला गल्फ ऑफ मन्नार या मन्नार स्ट्रीट बन गया। पार्क स्ट्रीट और मन्नार स्ट्रीट, मन्नार स्ट्रीट। स्ट्रीट मतलब क्या होता है कि ऐसी जगह जो तीन ओर से किससे घिरी होती है, तीन साइड से किसी भी लैंड बाउंड्री से घिरी होती है, वो वाला पार्ट आ गया। तो सदर्न पार्ट को अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह से, कुछ ये वाला पार्ट है। और मैंने कहा कि यहाँ पे रामेश्वरम वाला पार्ट है, यहाँ पे कच्चतीवा है, यहाँ से श्रीलंका आया,
तो एक ये बना, इससे पाल स्टेट कहा गया, इससे मन्नार स्टेट कहा गया। तो ये वाले पार्ट है। अब कभी एग्जाम में आता है अरेबियन सी और द बे ऑफ द बंगाल को अलग कौन करता है, तो याद रखना यही कौन सा, पाल की स्ट्रीट ही अरेबियन सी और द बे ऑफ द बंगाल को अलग करने का काम करते हैं। हाँ तो आई थिंक आज की लास्ट न्यूज होगी, देख लेते हैं क्या और भी न्यूज है, मेरे समझ से तो नहीं होंगी, देख लेते हैं। अच्छा लास्ट ये आपको पढ़ना है, मैंने कहा था एक आपको मैंने पढ़ने के लिए दूंगा, राइट ना, तो वो आपको पढ़ना होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें टर्की में हुआ क्या, टर्की में तो टर्की में अपोजिशन लीडर को जेल में बंद कर दिया गया। रीजन क्या हुआ जेल में बंद करना, आपको पता है अर्दवान इस समय क्या वहां के प्रेसिडेंट है, मतलब वो इलेक्शन जीते थे, तो इस कारण से वहां पे प्रेसिडेंट है और लगातार कंटिन्यूस 5 टाइम्स जीतने का उनके पास रिकॉर्ड है, कई सालों से वही वहां पर बने हुए हैं। अब प्रॉब्लम क्या हुई वहां पर कि अभी रिसेंटली वहां पर 10,000 लोगों ने एक साथ प्रोटेस्ट ओपन कर दिया। प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं कि वहां पर होने वाली इन्फ्लेशन, उनका कहना है कि वहां की जो इन्फ्लेशन है वो 65% तक बढ़ चुकी है, वहां पे महंगाई 65% तक बढ़ चुकी है, जिस कारण से वो वहां पर अपोज करने आ गए हैं। और याद रखना जो टर्की है, जो टर्की है, तो टर्की में टोटल नंबर ऑफ द सीट कितने, क्यों क्या पोजीशन को देखना में, तो याद रखना टर्की में जो टोटल नंबर ऑफ सीट 600 है। जैसे इंडिया में टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है लोकसभा की, तो आप सबको पता होगा कि इंडिया में कितनी है इस समय, तो 543 सीट है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करूं तो कितने 600 सीट बनती है। और यहाँ पे एक पार्टी है, पार्टी का नाम है एके पार्टी, और एके पार्टी जो इस समय लीडिंग पार्टी है, उसके पास 272 सीट है, वहीं से आते हैं अर्दमान। तो अर्दमान किस पार्टी से आते हैं यहाँ पर, तो एके पार्टी से आते हैं। अपोजिशन कौन सी बन गई यहाँ पर, सीएच के पार्टी बन गई। तो सीएच के पार्टी जो है ये अपोजिशन में बैठी हुई है, यहीं पर ये एक नाम है, लिख लेना जो लिखा हुआ है यहाँ पे, या यहाँ पे इमामोगलू, इमामोगलू, ठीक है, जो भी प्रोनाउंस हो रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है ना, कि वो अलग अलग जगह अलग प्रोनाउंसिएशन मिल रहा है। इमामोगलू ये वो पर्सन है जो अपोजिशन लीडर है। जैसे जैसे इंडिया में अपोजिशन लीडर कौन हो गए यहाँ पर, राहुल गांधी, और लीडिंग पार्टी कौन बन गई यहाँ पर, मोदी जी। अपोजिशन लीडर ऐसा नहीं कि कंप्लीटली अपोजिशन में बैठे हैं, ये एक मेयर है एक जगह के, और मेयर कहाँ के, इस्तांबुल के। और इन्हें क्या क्या कर लिया गया, समय अरेस्ट कर लिया, और उसी अरेस्ट में के चक्कर में यहाँ पर इतने जबरदस्त प्रोटेस्ट भी हुए। और प्रोटेस्ट होने का मेन रीजन यहाँ पर 65% 60 इन्फ्लेशन था, और ये इनका सपोर्ट करते हुए नजर आए। बस इतनी सी बात है जिस कारण से यहाँ पे बवाल चल रहा है। वर्ल्ड क्यों नहीं इतना बोल रहा है, दुनिया क्यों नहीं बोल रही, क्योंकि दुनिया में टर्की जो है नाटो का मेंबर है, और नाटो का फॉर्मेशन 1949 को हुआ था। और याद है ना इसमें 12 फाउंडिंग मेंबर थे, और टर्की नाटो का मेंबर नहीं है, टर्की नाटो का फाउंडिंग मेंबर है। तो इस कारण से टर्की फाउंडिंग मेंबर है, तो इस कारण वर्ल्ड कहीं ना कहीं झुका हुआ होता है, किसकी तरफ, टर्की की तरफ झुका हुआ होता है, क्योंकि यूएसए इसका अलायंस बन जाता है। तो बस इस कारण से यहाँ पर क्या नहीं हो रही, इतनी वर्ल्ड न्यूज में हमें ये सब बातें दिखाई नहीं दे रही है, वरना अभी तक तो दुनिया में न्यूज भर चुकी होती है इसके बारे में। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि हुआ क्या है। तो मेयर को अरेस्ट कर लिया गया है, और इस मेयर थे अपोजिशन के, वहां पे अपोज किस बात का चल रहा था, इन्फ्लेशन का। और टर्की नाटो का मेंबर है, इसका दुनिया क्या नहीं कर रही, इस बात को इतना हाईलाइट करते हुए नजर नहीं आ रही है। बस इतनी सी यहाँ पर बातें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो ये एडिटोरियल सेक्शन में भी था और वर्ड में भी था, तो आप इसको प्लीज एक बार देख लेना। वर्ल्ड मैप में देखोगे तो टर्की कहाँ पर है, तो जस्ट मैं थोड़ी देर पहले बताया ये वाला पार्ट कौन सा था, ब्लैक सी का था। तो ब्लैक सी से जस्ट इस्तांबुल था, तो वहीं से बाउंड्री लगाता हुआ रेड कलर का कौन था यहाँ पर, टर्की था। उसके जस्ट नीचे ये मेडिटेरियन सी था, मतलब ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में लोकेटेड कौन हो जाएगा, ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में लोकेट हो जाएगी ये वाली बॉडी, कैस्पियन सी है। ठीक है ना, ये कैस्पियन सी ये लेक, नॉट ए सी। काजा वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक कौन सी, तो कैस्पियन सी वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक है। सॉल्ट वाटर है इसका, तो सॉल्ट वाटर लेक भी कह दूं, क्या लेक कह दूं, दोनों बात यहाँ पर सही हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर, ये आपको पढ़ना है, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं। इनका कहना है कि अब जो अफगानिस्तान है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, बढ़ने मतलब ठीक है, चीजें बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रही ऐसा इनका मानना है। आप एक बार रीड कर लेना। इनका मानना है कि 2017 में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिस समय यहाँ पर ट्रम्प ही रहा करते थे, तो उनका एग्रीमेंट हुआ था रेयर अर्थ मेटल को एक्सपोर्ट करेगा, किसके लिए, यूएसए के लिए। तो उस एग्रीमेंट को किया गया, और आपने बीच में देखा कि 2025 में भी इंडिया ने अफगानिस्तान के एम्बेसडर से टॉक शुरू की। तो हम वो कह रहे हैं कि तालिबान 2.0 वर्जन देखा जा रहा है, इसके बाद तालिबान 1.0 था। 1.0 मतलब वो जो एग्रेशन वाला तालिबान, वो वाला तालिबान अब करेंगे, तालिबान डेवलपमेंट की ओर मूव करना चाहता है। तो बस इसमें हमारे बहुत सारी चीजों को इन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो क्रिकेट विकेट सबके बारे में बताया, तो प्लीज एक बार इसको रीड कर लेना। तो ऐसा कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता तो मैं जरूर लिखता, तो मैं कहूंगा वन टाइम इसको रीड कर लेना। बस लास्ट आर्टिकल
पढ़ते हैं, खत्म करते हैं। कंसिडर द क्वेश्चन ऑफ द टाइम लाइन ऑफ द स्पीकर डिसाइड दैट डिफेक्शन। समझ गए होगी इस लाइन का मतलब क्या है, लेकिन हाँ डिफेक्शन क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। डिफेक्शंस क्या होती है, और आगे स्पीकर से एक टाइमलाइन डिसाइड की जाए कि कब डिफेक्शन होगा। अब डिफेक्शन होता क्या है, तो जरा देखो आप, अगर मैं सिंपल, अगर मैं बात करूं कि लोकसभा की या बात करूं राज्यसभा की, अगर मैं स्टेट में आ जाऊंगा तो विधानसभा की बात करूंगा। तो मैं एक की बात करूंगा, सिमिलर कॉपी पेस्ट हो जाएगा यहाँ पर। किसी भी एक की बात करूंगा, सिमिलर कॉपी पेस्ट सब में हो जाएगा। तो मैं लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा ये बैठी, और यहाँ पे टोटल मेंबर कितने होते हैं, तो एक मेंबर यहाँ पर बैठता है जिससे हम लोग स्पीकर कहते हैं। और स्पीकर जो होता है इसको रेगुलेट कर रहा होता है पूरी लोग। और यहाँ पर कितने बैठे होंगे, 542। एक यहाँ पे गए तो 543 मेंबर हो गए। अब इन्हें क्या कहेंगे हम लोग, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर किसी मेंबर को डिफेक्शन करना, डिफेक्शन मतलब पार्टी चेंज करने के कारण इनको हटाया जाना है, तो उसकी डेडलाइन होनी चाहिए। आप उस सर हटा क्यों सकते हैं, तो सुनो। तो हुआ क्या था कि 1985, 90 हटाने की बात बता रहा हूं, और हटाने की डेडलाइन, हटाने की पावर किसके पास है, स्पीकर के पास। तो 1985, 1985 से पहले क्या होता था, 1985 से तो पहले एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं हुआ करता था। तो क्या हुआ, मान लो राजस्थान है, क्योंकि जैसे मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, मैं जयपुर से हूं, तो मतलब राजस्थान है तो 200 यहाँ पर क्या है, 200 लोग क्या है यहाँ पर मेंबर ऑफ द एमएलए। और 200 में से मैंने जस्ट एग्जांपल लिया कि 110, 110 किसने, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में, और यहाँ पर 90 किसके पास है, यहाँ पर कांग्रेस के पास। मेजोरिटी मोर देन 50% किसके पास हो गए, इसके पास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कौन हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ पे सीएम बन जाएंगे इनके, और ये अपोजिशन में चले जाएंगे। लेकिन कल के दिन मान लो इनका दिल कर गया कि हम लोग पार्टी बदलना चाहते हैं, और यहां से कितने लोग, 20, यहां से कितने 11% अगर जाते हैं और इस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बताओ कल के दिन क्या हो जाएगा, इसके टोटल मेंबर कितने रह जाएंगे, 99, और इसके पास कितने हो जाएंगे, 101। नाउ फाइनली अब सीएम कौन बन जाएगा, यहां पर ये बन जाएगा, और अपोजिशन में कौन आ जाएगा, ये। पार्टी बदलने का राइट हुआ करता था, लेकिन अब फिर से किसी दो का दिल कर गया यहां पर आने का, तो फिर अगले दिन सीएम, तो ये तो बदलते रहते थे। तो इस कारण से 1985 में यहां पर क्या किया गया, 10th शेड्यूल को ऐड किया गया। और 10th शेड्यूल को ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, और कह दिया गया कि अब क्या होगा। जस्ट एग्जांपल, 200 मेंबर है, 200 मेंबर में 110 यहाँ पर बीजेपी के पास है, और 90 अपने आप कांग्रेस के पास हो जाएंगे, और यहां से यहां मान लो 11 गए। कहा गया अगर पार्टी बदलोगे तो पहले आप अपनी पोस्ट से रिजाइन करोगे, जब रिजाइन करोगे तभी आप अपनी पार्टी को बदल सकते हो, अभी आप एमएलए नहीं रहोगे। तो जरा बताओ यहां पर टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे, तो 99। अब ये रिजाइन कर चुके तो यहां पर ऐड नहीं होंगे, यहां पे कितने रह जाएंगे, 90। तो जरा बताओ अभी भी मेजोरिटी किसके पास है, मेजोरिटी मतलब ज्यादा लोग किसके पास, 10 रिजाइन हो चुके हैं, तो टोटल मेंबर कितने बच गए यहाँ पर, 190। तो 190 में से 11 हुए, सॉरी 189, तो 180, 189, तो अब यहाँ पर 99 के पास मेजोरिटी, तो सीएम किसका रह जाएगा ये। तो मतलब यहाँ पर इसमें लिख दिया गया कि अगर इनको ये दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे तो इनको एंटी डिफेक्शन के थ्रू इनको हटा दिया जाएगा, लेकिन डेडलाइन अभी तक डिसाइड नहीं कितने दिन में हटा दिया जाएगा, उसी की तो बात हो रही है हटाने की। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, एंटी डिफेक्शन लॉ, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, वही सब बातें मैं यहाँ पर कर रहा था। तो ऐसे करके हमारे पास ये जो पूरे आज की न्यूज आर्टिकल्स हैं उनकी एनालिसिस मैंने कंप्लीट की। बस आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक चीज और, कनाडा में होने वाले इलेक्शन पे नजर बना के रखना। आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन कोई मतलब की बात नहीं आ रही है चीजों में, चीजें जब चीजें कोई मतलब की आएंगे तो हम लोग जरूर एनालिसिस करेंगे। आई थिंक ये सारे पूरी न्यूज एनालिसिस आपको समझ में आई होगी, बहुत सारे फैक्चुअल डाटा जो शायद आपको याद नहीं होंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनको नोट डाउन कर लेना, ताकि चीजें काम आए आपको, है ना। तो मिलेंगे किसी दूसरे लेक्चर में, थैंक यू सो मच।